हेलो एंड वेलकम बैक। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो 5। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है मेन कंपोनेंट होता है सी डबल बॉन्ड ओ। इसके साथ आज हम रिएक्शन भी देखेंगे और बाद में इसके ऐसे रिएक्शन भी देखेंगे जहाँ पे इसकी एलिमिनेशन होगी। इससे पहले हमने हाइड्रोजन के पढ़े और फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पढ़े। आज हम कार्बोनिल ग्रुप के पढ़ रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं डिड नॉट अंडरगो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है फॉर्म हो जाता है जिसकी स्टेबलाइजेशन के चलते हम यहाँ पे एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट नहीं करवा पाते व्हेन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एक्सेप्ट द एसिडिक हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होती है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वहीं पे आगे हम एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट नहीं कर पाते। इसमें एक ही रिएक्शन है जो कि रिडक्शन है। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। होगी कैसे? डबल बॉन्ड O की रिप्लेसमेंट हो जाती है यहाँ पे H2 से, तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल हमारे को मिल जाता है। ये रहा इसका मैकेनिज्म। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि लिथियम को 1 चाहिए और एल्यूमिनियम को 3 चाहिए, इसलिए इनकी पूरी स्टेबलाइजेशन के लिए यहाँ पे 4 हाइड्राइड है। जब ये इक्विलिब्रियम के अंदर जाएंगे तो लिथियम आयन बन जाएगा और एल्यूमिनियम के हाइड्राइड बन जाएगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा है क्योंकि एल्यूमिनियम तो 3 के साथ ही बॉन्ड बनाएगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे 4 है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जब भी ये हाइड्राइड यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे बॉन्ड बनाना चाहेगी जिसके चलते यहाँ पे 4 बॉन्ड बन जाएंगे। और जो ऑक्सीजन है इसने अपना बॉन्ड रिकवर किया था जिसके चलते इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब सेकंड में क्या होगा कि यहाँ से ये अपने बॉन्ड को रिकवर कर लेंगे तो OH यहाँ से बाहर आ गया और जो ऑक्सीजन का यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था वो उसने नीचे लाया जिसके चलते यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे एक हमारे को अलग मॉलिक्यूल देखने को मिल गया। अब अगेन ये हाइड्राइड फिर से यहाँ पे आता है क्योंकि एक H तो हमारे को मिल गया है, अब हमारे को दूसरा H भी चाहिए। तो उसी के लिए जब ये वाला H है ये अगेन यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो 2H हमारे को मिल चुके हैं और इसी का बाद में रिडक्शन हो जाता है और हमारे को यहाँ पे जो चीज़ चाहिए थी वो यहाँ पे मिल चुकी है। CH2 मिल जाता है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हुआ करता था, CH2 मिल जाता है और OH एल्कोहल ग्रुप, यानी कि ये जो है प्राइमरी एल्कोहल हमारे को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ये जो रिएक्शन है एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, काफ़ी अनकॉमन है ये। 1.6.4 एलिमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप को हटाने के लिए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमारे को 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने को मिलेंगे, तो इसको ज़रूर से समझना। तो सबसे पहले तो हमारे को साल्ट चाहिए होता है, के अंदर हम सोडा लाइम यूज़ करेंगे जिसके चलते हमारे को यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे ये मैकेनिज्म में हम देखेंगे और बाद में हमारे को Na2CO3 मिल जाएगा। वैसा ही बेंजीन की केस में भी है, बेंजीन में भी ऐसा ही होगा। जब हम सोडा लाइम का यूज करेंगे तो बेंजीन अलग हो जाएगी और Na2CO3 हमारे को मिल जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन ओनली। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले यहाँ पे साल्ट जो है सोडियम यहाँ पे अलग हो जाता है। इक्विलिब्रियम में ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं आयनिक फॉर्म में, तो एक नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव सोडियम है, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जिसमें ये जो नेगेटिव वाला है इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पे लोन पेयर प्रेजेंट है जो कि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए कर देगा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो यहाँ वाला बॉन्ड रिकवर हो जाएगा जिसके चलते यहाँ पे CO2 की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे CO2 को हमने रिमूव करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट है जिसमें एसिडिक मीडियम के अंदर एक H यहाँ पे आ जाता है और जिसके चलते हमारे को हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिल जाते हैं। ये रहा इसका मैकेनिज्म और लास्ट में हमारे को वाटर भी देखने को मिल जाता है क्योंकि H3O था, यहाँ से एक H गया तो H2O बचा, तो वाटर मिल गया।
तो इसी चीज के चलते हमारे को हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। सोडा लाइम का यहाँ पे यही काम था कि ये इस रिएक्शन को इनिशिएट करवा सके और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये रिएक्शन हो। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए जो इफेक्ट है सब्स्टिट्यूएंट का, सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ जितना भी ये ग्रुप लगे हुए हैं इन सभी का कुछ ना कुछ इफेक्ट रहता है। तो कार्बन आयन फॉर्मेशन इज की स्टेप, यहाँ पे कार्बन आयन बना हुआ था जो कि की स्टेप है। एनी फैक्टर विच स्टेबलाइज कार्बन आयन शुड इंक्रीज द ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, जिसने भी इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया वो ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये इजीली हो जाएगा। तो ऐसे कौन से हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब जो अपनी तरफ खींचे, यानी कि माइनस इफेक्ट दिखाए कोई सा भी। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है और CH3CO ग्रुप, जो कि यहाँ पे CH3CO ग्रुप है। यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये -I इफेक्ट शो करता है। तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके चलते यहाँ पे स्टेबिलिटी काउज होगी, जिसके चलते हमारे को यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। 9th रिएक्शन है कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ज़रूर से समझना। तो अल्कली साल्ट, अल्कली साल्ट मतलब अल्कली और साल्ट एसिडिक साल्ट, ठीक है, साल्ट जो कि RCOO नेगेटिव होते हैं, ठीक है, उनके लिए साल्ट किया है कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट। अल्कली साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गेट डीकार्बोक्सिलेटेड। डीकार्बोक्सिलेटेड का क्या मतलब है हम नीचे जानेंगे। टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स, इसमें भी वैसा ही है जैसे पीछे किया था, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जा रही है, पीछे हमने सोडा लाइम यूज किया था। सबसे पहले हम आयोनाइजेशन करवाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में यही होता है। तो जो अल्कली साल्ट था वो अपने आयंस में टूट गया, जो वाटर है यहाँ पे अपने आयंस में टूट जाता है। फिर उसके बाद एनोड और कैथोड में फर्क पड़ता है। एनोड यहाँ पे पॉजिटिव होगा और कैथोड यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा। आयनाइजेशन हुई थी तो NaOH ये अपना ही एक अलग सॉल्यूशन बना लेते हैं और इन दोनों को एनोड और कैथोड पे जाना पड़ता है। एनोड पे पहले यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन जाता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जिसके चलते एक अनस्टेबल फॉर्म बनती है और बाद में उसे अल्केन बन जाते हैं। यहाँ पे ये अल्केन है, R और R ग्रुप के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है और हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। 2 यहाँ पे इसलिए है ताकि यहाँ पे R और दूसरा R हमारे को मिल सके तो अल्केन बन सके, इसलिए हमने 2 का यूज़ किया गया है, यानी कि इक्वेशन को बैलेंस किया है। वैसा ही कैथोड के ऊपर भी होगा, 2 H पॉजिटिव जब मिलेंगे तो हमारे को हाइड्रोजन गैस देखने को मिल जाएगी। जो ओवरऑल रिएक्शन रहता है वो रहता है अल्कली साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल डालते हैं जिससे हमारे को अल्केन मिलता है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं और हाइड्रोजन गैस मिलती है और NaOH मिल जाता है, जो कि हमने ऊपर समझा कि कैसे मिला। ये रिएक्शन एकदम इजी है, इलेक्ट्रोलिसिस के चलते आयनाइजेशन होगी, यहाँ पे आयन बन जाएंगे। ये जो 2 हैं ये अपना एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं और ये जो 2 हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जिसके चलते अल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और नीचे हाइड्रोजन गैस बन जाती है। लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं, डीकार्बोक्सिलेटिव हैलोजिनेशन, जिसको हम हंस-डिकर रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, सिल्वर साल्ट होगा, यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन होगा जिसके साथ में सिल्वर लगा हुआ होगा, जिसकी हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे। हैलोजिनेशन है तो यहाँ पे हमने ब्रोमीन लिया हुआ है, तो CCl4 की प्रेजेंस के अंदर हम इसकी ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो RbR बन जाएगा, यानी कि ये और पहला मॉलिक्यूल इसका यहाँ पे जुड़ जाएगा। दूसरा बनेगा AgBr, Ag और Br, तो Br के दोनों यूज हो गए और C और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रहते हैं, जिसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड हमारे को मिल जाएगी, तो अल्काइल ब्रोमाइड हमारे को मिल जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, जो 2 ब्रोमीन होंगे इनमें से एक अपने ऊपर लोन पेयर ले लेगा और दूसरा यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा, जिसमें जो सिल्वर होगा वो दूसरे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो फिर हमारे को यहाँ पे
कार्बोक्सिलेट आयन के साथ हमारे को ब्रोमीन अटैच मिल जाएगी। फिर इसी के अंदर होमोलिटिक क्लीवेज होगी, जिसके चलते यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। फ्री रेडिकल हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, जब होमोलिटिक होगी तो इसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसके ऊपर भी एक आ जाएगा, तो जिसके चलते यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। जब यहाँ पे दो फ्री रेडिकल बन गए, उसके बाद यहाँ पे ये वाला यहाँ पे क्या करेगा कि इसका ये जो लोन पेयर था, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से यहाँ को जाएगा। ध्यान से समझना, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए। तो पहला यहाँ से आया, दूसरा जो कार्बन ने यहाँ पे आर ग्रुप के साथ लगा रखा था, यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज हुई। आर ने अपना सिंगल ले लिया और कार्बन का ये जो सिंगल वाला था, ये ऑक्सीजन के सिंगल के साथ जुड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, जिसके चलते हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है और आर ग्रुप जो होता है फ्री रेडिकल में हमारे को यहाँ पे मिल जाता है। अब यही आर ग्रुप जब ऊपर के ब्रोमीन साल्ट के साथ मिलता है, जहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उसके अंदर अगेन वैसा ही होता है। यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो ब्रोमीन यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाएगा। लेकिन जब दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ते हैं तो इन्होंने एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लिया और वहीं इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल रह जाता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिसके चलते एक और फ्री रेडिकल हमारे को मिलता है, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा और यहाँ ऊपर भी देखा। और ये बार बार रिएक्शन इसी तरीके से होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, जब तक लास्ट में दो फ्री रेडिकल आपस में मिलके एक स्टेबल लास्ट प्रोडक्ट ना बना पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम HVZ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो यू आर वॉचिंग रजत शर्मा। बाय बाय।